कोरोना का लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या जो है पूरे देश में बढ़ती जा रही, पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है। और ऐसे में बात अगर बिहार की करें तो बिहार में जो कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन आया उसके बाद से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक दिन में 4,000 से ज़्यादा लोगों की जानें पूरे देश में गई है। यह ताज़ा आंकड़े आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ चिकित्सक हैं जो कि तमाम तरह के मसले पर बातचीत करते हैं, जनता को जागरूक करने के लिए कोरोना से कैसे बचाव करना ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन इसके साथ ही कोरोना से रिकवर होने के बाद हमें कैसे बचना है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना है इनका? सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा प्रणाम आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यह है कि लोग अभी ये सोच रहे हैं कि कोरोना से कैसे ठीक होना है, जी। लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों की जाने जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे बचना चाहिए हमें कोरोना से रिकवर होने के बाद? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये सबको पता है कि कोरोना एक नॉर्मल बीमारी नहीं है, एक बहुत ही बड़ा वायरल इन्फेक्शन है शरीरों पे। और अगर जिसकी शरीर बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, तो उस पर कोरोना का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर अगर शरीर अगर वो रिकवर भी कर जा रहा है तो उसको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे अभी केसेस आप देख रहे हैं कि कोरोना के रिकवरी होने के 1 महीना बाद भी आदमी को फिर से दोबारा से हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, जिसमें वो सीरियस हो जाता है। बहुत सारे मौतें भी इसी कारण से भी हो जा रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा RT-PCR निगेटिव आ गया तो मैं अब नॉर्मल हो गया, फिर मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको हल्के में न लें। अगर आपको परेशानी है तो आप अपने किसी भी कंसल्टेंट जो आपके फैमिली डॉक्टर है उनसे हमेशा कम से कम 3 मंथ्स तक तो आप टच में रहिए ही। हमेशा हर वीकली रिपोर्ट दीजिए। अगर बहुत जिनको सीरियस है वो कम से कम डेली शाम तक रिपोर्ट दीजिए कि आपकी पेशेंट की क्या स्थिति है। जी। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि रिकवर होने के बाद भी कई तरह की बीमारियां सामने आ रही है, जी। तो कौन कौन सी बीमारियां सामने आ रही है, कुछ डिटेल में बताएंगे तो जो दर्शक हैं सही तरीके से समझ पाएंगे इसको। देखिए, सब इसमें तो लंग्स से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है अभी। लेकिन फ़िलहाल आप देश में 2-4-5 जगहों में आपने अभी देखा ब्लैक फंगस, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों में आ रहा है। तो इसमें भी बचने की ज़रूरत है। लंग्स के अंदर जिनको निमोनिया हो गया है, तो निमोनिया ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन में आप ठीक कर लोगे, उसमें साल साल भर लग जाते हैं। अगर जिसको लंग्स का इन्फेक्शन 80% से ज़्यादा है उनको फाइब्रोसिस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों में आप अपने चेस्ट कंसल्टेंट, अपने चेस्ट फिजियोथेरापिस्ट, इन सारे लोगों के साथ कंसल्ट में रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी टेक्निक है जिसके तरीके को करने से आपको इस सब बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। जी। अभी लंग्स को लेकर आपने बात कही तो कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत रिकवर होने के बाद भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, या फिर जब लोग अस्पताल जा रहे हैं तो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसा क्या है कि कोविड होने के बाद सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगती है? आखिर समस्या क्या होती है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब वायरल लोड हमारे लंग्स के अंदर आता है तो हमारा जो सांस की नली होती है उसको उसमें वो कफ जमा सिक्रेशन ज़्यादा करने लगता है, जिसकी वजह से जो नली होती है वो जाम हो जाती है। अब जब नली जाम होगा तो जो हमारा एयर पासवेज है, जो हवा आता है जाता है, जो ऑक्सीजन आता है जाता है, वो उसका जो रास्ता है वो अवरुद्ध होगा, जिससे कि इंसान का जो भी ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज होने लगता है। तो इसलिए हमेशा से आपको शुरू से भी लोगों को यही बताया जाता है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी करिए, कफ को जमा नहीं होने दीजिए, क्योंकि कफ जब जमा होगा लंग्स के अंदर तो हवा के लिए जगह नहीं मिलेगा। हवा के लिए जब जगह नहीं मिलेगा तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका जो सांस की नली है उसके थ्रू आप सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे और धीरे धीरे इंसान कोलैप्स कर जाता है। यही कारण होता है कि कोविड में मरने की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग उसको नॉर्मल खांसी सर्दी जुकाम की तरह ले लेते हैं कि यार ये तो चलो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक खा लेंगे, स्टीम ले लेंगे, ठीक हो जाएगा, खखार देंगे तो ठीक हो जाए। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। उसके साथ आपको डॉक्टर के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और सावधानी क्या क्या बरतनी होगी कोरोना के वक्त में, जब आपको कोविड पॉजिटिव होते हैं या फिर उसके बाद रिकवर होने के बाद, सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए?
देखिए, सावधानियां तो इसमें यही है कि स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। अभी तो डबल मास्क लगाएं तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो सेकेंड म्यूटेशन हो रखा है वायरस का, वो अपना रूप थोड़ा अलग बदल लिया है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो गया है। तो इसमें है कि लोगों से कम मिलिए जुलिए। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है, सपोज कि आप नॉर्मल है, तो मुझे लगता है कि जनरल खान पान, अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन करिए, थोड़ी एक्सरसाइजेज करिए, वॉकिंग करिए, 100-200 स्टेप डेली चलिए। उसके बाद जो भी योगा प्राणायाम होता है, अलोम विलोम जो एक्सरसाइजेज होती है वो करिए। अपने चेस्ट फिजियोथेरापिस्ट के कंसल्टेशन में रहिए, क्योंकि अभी के टाइम में फिजियोथेरेपी का बहुत ही रोल है, खासकर इस केसेस में। बहुत सारे अभी तो हमारी सरकार जो है वो धीरे धीरे हर जगह बहाली भी ला रहा है, फिजियोथेरापिस्ट को हॉस्पिटल में जॉब दिला रहा है कि कम से कम वो लोग रहें और जो भी सीरियस मरीज है उनकी रिकवरी में अपना योगदान करें। जी। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लोग ठीक भी हो रहे, बिहार में खास करके। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो लोगों का डेथ रेशियो लगातार जो ग्राफ है उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है जो ग्राफ है वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं मुझे कमी लग रही है, क्योंकि मैं खुद अभी अपने पार्टी में भी हूँ, सरकार के साथ हूँ, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ में भी हूँ, और मेरा साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर बोरिंग में है, जो कि हमेशा से काम कर रहा है कोविड के लिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए हमारे आ रहे हैं, जिनको हम लोग रेगुलर अपने टीम के द्वारा फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिल रहे हैं जो कि अपना ट्रीटमेंट पैटर्न लास्ट में शुरू किए हैं। मतलब जैसे आपको आज वायरस का लोड आता है आपके शरीर में, आपको फीवर आता है, बॉडी एक होता है, अभी तो नए नए सिम्टम जैसे डायरिया होना, वोमिटिंग टेंडेंसी आना, सर में बहुत दर्द होना, ये सब चीज़ आ रहा है। तो आदमी क्या करता है कि चलो जो भी आजकल नेट पे दवाइयाँ हैं वो देख के और खा ले रहा है। अब ये नहीं सोच रहा है कि हमको पहले से क्या दिक्कत है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के कंसल्ट में नहीं रहेंगे, उसका कंसल्टेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं है ना कि क्या करना है। आप एक नॉर्मल दवा चार्ट देख रहे हैं, सारे चीज़ को एक साथ शुरू कर दे रहे हैं, इसलिए और प्रॉब्लम आ जा रहा है। अभी आप जो देख रहे हो अखबारों में, टीवी में, कि जो ब्लैक फंगल का हाँ, ये सब जो चल रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि बहुत सारे आप स्टेरॉइड ले लिए शरीर में, स्टेरॉइड ले लिए तो वो फंगल में कन्वर्शन कर दिया, आपकी आंखों की रोशनी चली जा रही है। बहुत दिन अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट रह गए, वहाँ से इन्फेक्शन होते 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 आपके शरीर से लेके आपके ब्रेन तक इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों में यही है कि अगर आपको कोविड के आप मरीज हो जाते हैं तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल रूटीन में रहिए। अगर आपको पहले से बीमारी है, जिसके भी घर में पहले से कोई जैसे डायबिटिक है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, या जो बाईपास कराए हुए हैं, पहले से वीक है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सचेत रहना है। और एकदम करके आप अपने मोहल्ले के, एटलीस्ट कहीं नहीं बड़े डॉक्टर मिल रहे तो मोहल्ले के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और इसको ज़्यादा दिन नहीं खींचे। अगर किसी तरह का कोई सिम्टम लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आ रहा है, तो तुरंत से आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना है। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक और बात हम जानना चाहेंगे कि हमने कोरोना का पहला फेज देखा पिछले साल, जो अभी तक चल रहा था, लॉकडाउन भी लंबे समय तक रहा। दूसरा फेज अभी चल रहा है और तीसरा फेज आना बाकी है, लेकिन बावजूद इसके जो तीसरा गंभीर बीमारी है, ब्लैक फंगस आ गया है। ऐसे में तीसरा जब फेज आएगा तो उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या लगता है? देखिए, अभी तो जो वैक्सीनेशन चल रहा है, हमको लग रहा है कि सरकार धीरे धीरे, भारत सरकार भी इसमें बहुत सारा योगदान कर रहा है। हर देशों से वैक्सीनेशन अपने देश में आ रहे हैं, तो जितना जल्द अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, अगर लॉकडाउन रहते रहते अगर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि थर्ड फेज़ आएगा। थर्ड फेज़ में बच्चों पर ज़्यादा संक्रमण होने के चांसेज है, क्योंकि वही लोग अभी बचे हुए हैं। अभी जैसे कि आपने पहला देखा, जब कोरोना जब नॉर्मल था, अब वो म्यूट करके सेकेंड फेज़ में आया, थर्ड फेज़ में जाएगा, तो अब कैसा वो रूप लेगा, उसकी शक्ति क्या होगी, ये तो कोई अभी बता नहीं सकता है। ना ही कोई अभी WHO का गाइडलाइन आया है कि उसका आकार क्या होगा, शेप क्या होगा, और वो क्या क्या सिम्टम लेके आएगा। लेकिन अब हम, जैसे आग लगेगा तब हम कुआं नहीं खोदेंगे, पहले से ही हमें बच के रहना है। तो मैक्सिमम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सारे लोगों को इनक्रेज कीजिए कि वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, वही है कि जो आपको इस संक्रमण से बचा सकता है। और जहाँ तक
थर्ड फेज की बात है, तो अगर ये सारे चीज़ करी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। Thank you very much. ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। साफ तौर पे कहना है कि जो लोग रिकवर होने के बाद भी सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, हम एक बार आरटीपीसीआर से नेगेटिव हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलत फहमी में है। उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। और भी तमाम तरह की जो बातें होती हैं उन्होंने कही है। ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा कि जब हम ठीक हो जाते हैं कोरोना से, उसके बाद भी हमें सावधानी रखनी है। और जो जो डॉक्टर जो बताते हैं, जो जो बातें कहते हैं, हमें उनकी बातें माननी है, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। नेटिव भारत के लिए मैं सनी कुमार, पटना।